Am I audible? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। ओके। और लोगों को भी ज्वाइन हो जाने देते हैं ना, 2-3 मिनट रुक जाते हैं। आप लोग के सारे पेपर्स हो गए थे ना? लैब भी हो गई थी सारी? भाई आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी मैम। ओके। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिसीजन ट्री के बारे में। ठीक है, तो डिसीजन ट्री जब भी हम फॉर्म करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डेटाबेस को दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट डेटा। ठीक है, और ट्रेनिंग सेट से हम एक ट्री को फॉर्म करते हैं और उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं बाय यूजिंग टेस्ट डेटा। ठीक है, तो जब ट्रेनिंग सेट से हम कोई भी ट्री फॉर्म करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, पार्टीशंस ऑफ द नोड्स करते हैं। पहले एक नोड सेलेक्ट करते हैं, उसके पार्टीशन करते हैं, फिर पार्टीशन के बाद फर्दर नोड का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसे डिवाइड करते हैं। और कहाँ तक जाते हैं? जब तक कि हमारा लीफ नोड नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे कल एक हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था जिसमें क्या थे, 4 एट्रीब्यूट थे और एक क्लास लेबल था। क्लास लेबल में 2 एट्रीब्यूट थे, प्ले और नॉट प्ले, और उसके अलावा जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो थे आउटलुक, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड विंडी। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना था। तो हमने फाइंड आउट किया कौन से एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो था वो हमारा आउटलुक था। फिर आउटलुक को डिवाइड किया, एक साइड ह्यूमिडिटी से फर्दर डिवाइड किया, दूसरी साइड विंडी से डिवाइड किया, एंड वी हैव अ फुल ग्रोन ट्री। अब इसकी हर एक ब्रांच जो है वो एक रूल को रिप्रेजेंट करती है, और हर एक रूल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम टेस्ट डेटा यूज करते हैं। मतलब टेस्ट डेटा की एक रो की वैल्यूज को हम चेक करेंगे हर एक ब्रांच ऑफ ट्री से। अगर वो सेटिस्फाई होता है, मतलब अगर उसने जो पार्टीशन है, मतलब आपके क्लास लेवल ठीक से रिकॉग्नाइज किए कि अगर आउटपुट जो है हमारा, जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है वो रिजेंबल होता है एक्चुअल आउटपुट से, तो हम क्या कहते हैं, इट्स एक्यूरेट ट्री। अदरवाइज क्या है, इट्स नॉट एक्यूरेट ट्री, यू हैव टू रीडिजाइन द ट्री। तो कल हम लोगों ने जो ट्री बनाया था दैट इज बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट। व्हाट इज न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट? जहाँ पे सारी वैल्यूज क्या थी, न्यूमेरिक फॉर्म में थी, मतलब 1 2 3 फॉर्म में, या उनकी कोई ऑर्डरिंग होगी या उनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस होगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते थे। फिर आउटलुक इज योर कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट, जहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी पर डिफरेंट कैटेगरी थी, सनी, ओवरकास्ट और रेन, वो हमारी कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट था।
अब एक नेक्स्ट ट्री है जिसमें हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट का। तो पहले डेटा सेट देख लीजिए। डेटा सेट में क्या है, आपकी 4 कॉलम्स गिवन है। वो 4 कॉलम्स क्या है, आईडी है, एज है, पिन कोड है और क्लास है। ठीक है, अगर हम आईडी देखें तो आईडी इज न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट 1 to 9। एज हमारी 30, 25, 21 लाइक इट्स आल्सो अ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट। जो हमारा पिन कोड है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट। अगर इसमें आप वैल्यूज देखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यूज ही हैं, पर इनकी कोई प्रॉपर ऑर्डरिंग नहीं है। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डरिंग का मतलब ये कि 1 पिन कोड इज ग्रेटर देन अनदर पिन कोड। ठीक है, 2 पिन कोड्स आर इक्वल। ऐसी कोई इक्वालिटी की इक्वेशंस हम इसमें नहीं लगा सकते, जबकि एज में हम लगा सकते हैं। अ पर्सन एज इज ग्रेटर देन अनदर पर्सन एज, अ पर्सन एज इज इक्वल टू अनदर पर्सन एज। तो इस तरीके से हम एज को तो डिवाइड कर सकते हैं, पर पिन कोड में ऐसी किस तरीके से कोई ऑर्डरिंग नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसी ऑर्डरिंग नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट। हालांकि जो इसमें वैल्यूज हैं वो सारी ही न्यूमेरिकल टाइप्स की। अगर आप देखें 560046, 560023 लाइक दिस। अगर और ऑब्जर्व करेंगे तो पिन कोड इज ऑफ 2 पर्टिकुलर सिटीज, 560046 and 560023. Okay, so all the pin codes are these 2 values only. So we considered pin code as a categorical attribute. Now we have to generate a tree, decision tree based upon this data set. So first of all, we've taken the pin code value. The pin code value is 560046 and the record is 129. ठीक है, तो पहले हमने वैल्यू क्या सेलेक्ट करी कि अगर पिन कोड जो है वो आपका 560046 है तो उसको कंसीडर करें, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास जो है वो 2 ही वैल्यूज हैं, 560046 एंड 560023। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, आइदर 560046 पिन कोड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सारे रिकॉर्ड कंसीडर करे 1 to 9। अगर यस है तो आप लेफ्ट साइड में आ गए, अगर पिन कोड ये नहीं है तो हम कहाँ आ जाएंगे, राइट साइड में आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दैट इज एज। वहाँ एज में हमने डिफाइन किया कि एज इज लेस देन और इक्वल टू 48। अगर आपकी लेस देन और इक्वल टू 48 है तो हमारे पास कौन से रिकॉर्ड्स आ गए, 1, 2, 4, 8, 9 ये रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, अब एज क्या है आपकी लेस देन और इक्वल टू 21 है, तो हमारे पास रिकॉर्ड आ गए 3, 5, 6, 7। तो 1 to 9 हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे, मतलब 9 रिकॉर्ड्स है, और ये 9 रिकॉर्ड्स का डिवीजन आ गया कि जहाँ पे पिन कोड आपका 560046 अगर यस है तो ये वाले रिकॉर्ड्स आ गए एज के बेसिस पे, अगर नो है ये पिन कोड तो ये वाले रिकॉर्ड्स आ गए। अब इन रिकॉर्ड्स को हमें फर्दर किस में डिवाइड करना है, क्लास लेवल पे डिवाइड करना है। और क्लास लेवल हमारे पास क्या है, 2 क्लास लेवल है, एक C1 एक C2। ठीक है, तो अगर हमारी एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 48 है, यस है तो क्लास C1 को बिलोंग करेगा, अगर नो है तो क्लास C2 को बिलोंग करेगा। सिमिलरली जो हमारे पास ये 4 रिकॉर्ड्स हैं, अगर किसी की एज है लेस देन इक्वल टू 21 है, यस है तो वो C2 को बिलोंग करेगा, अगर नो है तो वो C1 को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, नोड्स को डिवाइड किया। जिन नोड्स को हम डिवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। ओके, जिन नोड्स को हम डिवाइड करते हैं उनको बोलते हैं स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। और जिस एसोसिएशन पर आप डिवीजन करते हैं उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो एक हमारा नोड है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वो हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। और एक वो कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, and that condition is known as splitting criteria. Advantages and shortcomings क्या है decision tree classification का? A decision tree construction process is concerned with identifying the splitting attribute and splitting criteria at every level of the tree. ठीक है, so this is basically initially a decision tree construction process that you have to determine
the splitting attribute and splitting criteria. And how you will define which one is the first splitting attribute and which one is the next splitting attribute? For that purpose we need certain measures. ठीक है, वो measures मैं आपको बताऊंगी दोनों कि कब हम डिसाइड करें. जैसे you have a complete data set, there are 5 and 6 columns. So which column you have to select the first, which column you have to select as a root node, then to the inner nodes. Okay, leaf nodes are always decided. The class level are considered to be leaf node. ठीक है, तो leaf node में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो है आपके जितने भी वो हैं देखो श्रेया यादव कितना काम कर रही है क्लास के साथ साथ. क्यों श्रेया? यस मैम. सारा काम आपसे ही कराया जा रहा है श्रेया? मैम कोई घर पे नहीं है, सब लोग गए स्कूल. तो कर लीजिए कर लीजिए. ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा कि पैरेलली बहुत कुछ कर रहे हैं लोग. इस बार तो आपका सेमेस्टर पूरा ऐसा ही हो गया है ना. आधे लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, आधे लोग ज्वाइन करके वापस चले जाते हैं. एनीवेज, जो है वो सुन लें और जो नहीं है वो खुद से पढ़ लें. ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, टीचर्स आर हियर ओनली टू गिव यू द गाइडेंस, है ना, गाइडलाइंस दे देते हैं और उसके बाद पढ़ना तो आपका ही काम है. क्लास में पढ़ें या फिर कभी और खुद से पढ़ लें. ठीक है, तो मैं बता रही थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स. तो जो डिसीजन ट्री है उसमें आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो आपका स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है. और दोनों ही चीजें डिसाइड करने के लिए वी हैव सर्टेन मेजर्स. जो हमारे आगे के चैप्टर्स होंगे उसमें मैं आप आगे का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मेजर बताऊंगी कि इस मेजर्स के बेसिस पे आप स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास 5-6 एट्रीब्यूट है डेटाबेस में, तो कौन सा वाला पहले लिया जाए, कौन सा वाला बाद में लिया जाए. जो इसकी मेजर स्ट्रेंथ है, फर्स्ट वन इज डिसीजन ट्री वर एबल टू जनरेट अंडरस्टैंडेबल रूल. अंडरस्टैंडेबल रूल कैसे? क्योंकि एक ब्रांच ऑफ द ट्री हमारा एक रूल फॉर्म कर रही है. तो अगर आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो आप रूट नोड से लीफ नोड तक सारी कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल कंडीशन हो, चाहे यस और नो कंडीशंस. पर क्या है, वो एक अंडरस्टैंडेबल रूल है. आप रूट नोड से लेकर उसके लीफ नोड तक सारी कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट. मतलब डिसीजन ट्री आप कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट का भी बना सकते हैं और न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट का भी बना सकते हैं. They provide the clear indication of which field are most important for prediction or classification. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट इज इम्पोर्टेंट वन. ठीक है, कि जो आपका एट्रीब्यूट है वो कौन सा आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसके लिए कुछ मेजर्स हम आगे डिस्कस करेंगे. तो वो भी एक क्लियर इंडिकेशन है आपके डिसीजन ट्री को ग्रो करने का. वीकनेसेस आर, इट इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव इसलिए कि बिफोर स्प्लिटिंग यू हैव टू डील विद बेस्ट स्प्लिट कैन बी फाउंड और नॉट. ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ही कॉलम्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट विल गिव यू बेस्ट स्प्लिट और नॉट. ठीक है, अब क्या है, जब उसने बेस्ट स्प्लिट दिया तो वो पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे आपके बचे हुए रिमेनिंग आप सारे चेक करेंगे, है ना. तो इसलिए इट्स एक्सपेंसिव, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव प्रोसेस, जहां पे आप क्या करेंगे, हर कॉलम के लिए चेक करेंगे कि विच वन गिव्स यू द बेस्ट स्प्लिट. मतलब कौन सा ऐसा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया एट्रीब्यूट है जो दो पार्ट्स में आपके डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड हो जाता है. Some decision tree can deal only with the binary value target classes. Binary value target class का मतलब यही है कि आपके सिर्फ दो ही क्लासेस होंगे, या C1 C2 हुआ, या प्ले नो प्ले हुआ. ठीक है, ये यस और नो हुआ. ठीक है, तो कई बार ऐसे डिसीजन ट्री होते हैं जहाँ पे सिर्फ बाइनरी वैल्यूज मतलब दो ही क्लासेस होंगे और उन्हीं में ये आपको फाइनली लीफ नोड्स में डिवाइड करना है. थ्री कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक तो आपका फाइंडिंग ऑफ द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट एंड फाइंडिंग ऑफ द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया.
देन वी हैव 3 phases, एंड वो 3 phases क्या है? एक तो कंस्ट्रक्शन फेज है, दूसरा है प्रूनिंग फेज, दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ द प्रून ट्री टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन फेज का मतलब यू कंस्ट्रक्ट एनी ट्री, ठीक है, एंड देन यू फाइंड आउट कि वेदर ओवरफिटिंग ऑफ द डेटा इज देयर और नॉट। If overfitting of the data, then you prune the tree. Prune means you are removing some of the branches of the tree. Okay, you do the pruning. And अगर उसके बाद आपने prune out कर दिया ट्री को, तो उसकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है उसे कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। The first one is a generic algorithm. Generic algorithm is nothing. It's just किस टाइप के आपके ट्रीज हैं। जो फर्स्ट है इसमें T इज एक डेटा सेट है, क्लास लेवल्स क्या है आपके C1 C2 अप टू CK, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस जहाँ पे आपके लीव्स नोड एंड होंगे, मतलब आपका ट्री जब जनरेट होगा तो एंड में क्या आएगा आपका C1 C2 और C अप टू द CK, ये क्लास लेवल आपके नीचे आएंगे। The tree is built by repeatedly partitioning the training data set, ठीक है। जो ट्रेनिंग डेटा सेट से हम ट्री बनाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे? रिपीटेडली पार्टीशन करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज द प्रोसेस कंटिन्यू टिल ऑल रिकॉर्ड्स इज इन पार्टीशन बिलोंग्स टू सेम क्लास, ठीक है। तो हम तब तक करते जाएंगे ये पार्टीशन जब तक हमारे सारे ही रिकॉर्ड्स किसी ना किसी क्लास में बिलोंग कर लें, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्री होता है वो दैट इज T इज होमोजेनियस, ठीक है। जो आपका T है जिसमें डेटा सेट है वो आपके क्या है? होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब ये है कि जितने भी केसेस हैं वो सारे किस बिलोंग को? किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो डिसीजन ट्री होता है वो T इज द लीफ आइडेंटिफाइंग, मतलब आपने पूरा ट्री बनाया जो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा एक पर्टिकुलर क्लास को, ठीक है, जहाँ पे आपके सारे ही केसेस सिर्फ एक सिंगल क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा T इज नॉट होमोजेनियस। नॉट होमोजेनियस का मतलब है कि उसमें मिक्सचर ऑफ क्लासेस हैं, मतलब बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने पढ़े उसमें क्या है? T इज नॉट होमोजेनियस, जहाँ पे क्या है हम ट्री ग्रोन करेंगे और उसको पार्टीशन करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि डिफरेंट क्लासेस हमें नहीं मिल जाते, ठीक है। एट लास्ट वन है T इज ट्राइवल। ट्राइवल मीन्स देयर इज नो केस, मतलब एक सिंगल लीफ नोड है, ठीक है, और उससे ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, द क्राइटेरिया इज नोन एज ग्लूटेन कट, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया हमारे पास है ग्लूटेन कट। This is a test in the form of x is greater than z or x is less than z, ठीक है। Since it creates the gluten cut subdivision of the Cartesian space of the range of the attributes. Cartesian space of the range of the attribute का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज हैं, ठीक है, और उन वैल्यूज को हम कार्टेशियन स्पेस मतलब x and y जो है कार्टेशियन स्पेस के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर उन पॉइंट्स पे हमने ये इक्वालिटी लगा दी कि x इज ग्रेटर देन z और x इज लेस देन z, तो ऑब्वियसली क्या होते हैं? हमारे एट्रीब्यूट इस कंडीशन के बेस में एक लाइन से डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लाइन के ऊपर रह जाएंगे, कुछ लाइन के नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो इट्स अ डिवीजन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। और वो जो लाइन हमने बीच में खींच दी, वो लाइन की कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन z और मे बी x इज लेस देन z। जैसे फर्स्ट द प्रॉब्लम इज व्हेन द एट्रीब्यूट्स आर कोरिलेटेड हाइट एंड द वेट ऑफ द पर्सन, ठीक है। दीज आर ऑब्वियसली कोरिलेटेड बिकॉज सपोज अगर किसी की हाइट 5 फुट है तो ऑब्वियसली उसका वेट कितना हो चाहिए? मैक्सिमम 52 होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द प्रोपोर्शंस, जहाँ पे आपकी हाइट जितनी है उसी हिसाब से आपका वेट भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये चीजें प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसका मतलब कि वो एक हेल्दी पर्सन नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके के कोई भी डेटा सेट जहाँ पे दो चीजें जो है वो आपकी इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तो वहां पे आपकी ग्लूटेन कट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर या मेजर होता है चीजों को डिवाइड करने के लिए। Solution is oblique decision tree and the splitting criteria involving
मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है, मोर देन वन एट्रीब्यूट का मतलब यही, क्योंकि ये कोरिलेटेड है, तो आपका जो डिवीजन होगा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया का, वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग द ओवरफिटिंग इन द क्लासिफिकेशन। दैट आई टोल्ड कि व्हाट इज ओवरफिटिंग। पहले आपने क्या किया, पूरा एक ट्री बना लिया। ठीक है, आपने जब ट्री बनाया तो इट में ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा। ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा का मतलब ये है कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा है, जब आप उसको चेक करेंगे तो ट्री क्या देगा आपको, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा के लिए। पर आप जब टेस्ट डेटा के साथ चेक करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो काफी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो उसे हम ओवरफिट की सिचुएशन कहते हैं। Too many branches, some may reflect the anomalies due to noise and outliers, okay, and poor accuracy for unseen samples. Poor accuracy for unseen sample का मतलब ये है कि poor accuracy for test data, जो टेस्ट डेटा है जो पहले चेक नहीं हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा तो हमेशा चेक ही होगा, क्योंकि आपने जो ट्री बनाया है वो ट्रेनिंग सेट पे ही बेस्ड है, तो वो ट्रेनिंग सेट को बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्री ऐसा है जो आपके ट्रेनिंग डेटा को लोकली बहुत अच्छे से, मतलब सारी ब्रांचेस को इक्वल क्लासिफिकेशन दे रहा है, पर अगर आप उसे कंप्लीट डेटा सेट के लिए चेक करते हैं तो वो आपकी पुअर एक्यूरेसी देता है, देन इट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। ठीक है, और ओवरफिटिंग को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, दो टाइप्स हैं ओवरफिटिंग को रिमूव करने के लिए, एक प्री प्रूनिंग, एक पोस्ट प्रूनिंग। ठीक है, प्री प्रूनिंग क्या होती है, हॉल्ट द ट्री कंस्ट्रक्शन अर्ली। जैसे आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बीच में ही ट्री को रोक लें, उसके बाद फिर से गुडनेस, मेजर ऑफ द गुडनेस नोड की चेक करें, अगर वो थ्रेशोल्ड से बिलो है तो वहां पे ट्री को हम आगे फर्दर ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इट्स डिफिकल्ट टू चूज द एप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू का सिलेक्शन अगर गलत है तो हमारी प्री प्रूनिंग अप्रोच जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है कि आपने कंप्लीट ट्री बना लिया अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, चेक किया। ठीक है, कि वो हमारा जो है वो जनरेटेड आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड है, वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे फिर से प्रून आउट करेंगे, मतलब कुछ ब्रांचेस रिमूव करेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर कुछ ब्रांचेस रिमूव करने के बाद भी ट्री जो है हमारा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो फिर यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्री। इट मींस जो हमारा सिलेक्शन ऑफ द क्राइटेरिया था वही गलत हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग एंड प्रूनिंग अप्रोच। कल हम नेक्स्ट वन पे हम डिसीजन ट्री फर्दर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें और स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट को डिसाइड करने के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। मीटिंग को एंड कर रही हूँ मैं, है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके।